हाय गाइस, माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको। और ये है हमारा लेक्चर नंबर शायद 6 होगा। लेक्चर नंबर 6 ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मिड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वाला लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर देना चाहती हूँ। मैंने प्लाज्मिड वाले लेक्चर को जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है उसके पहले लिया है। इसकी वजह है कि ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। ये आपने पहले भी पढ़ा है तो आपको इजीली रिटेन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी से वो समझ आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पर पहले पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। वैसे एक कर्व बनाया था जहाँ पे क्या बोलो क्या बनाया था? नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्या बनाया था? टाइम। यह था लैग फेज, ये था लॉग फेज, ये था स्टेशनरी फेज, ये था डिक्लाइन फेज। इस फेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? स्टैब। स्टैब बोले तो स्पोरियुलेशन। और यहाँ पे क्या? टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन? एक्सोटॉक्सिन। यहाँ पे का एंटीबायोटिक। और बी फॉर चलो ये नहीं बताऊंगी, ये कमेंट में बताना मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि कितना होमवर्क करके आए हो। ठीक है, चलो उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर पॉल एलरिक के बारे में, जिन्होंने अल्ड्रिशिया ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। इसके अलावा वो फादर ऑफ कीमोथेरेपी थे, जिसे हमने याद किया था PACH से। अब ए से होगा एसिड फास्टेन, जिन्होंने एसिड फास्टेन या फिर जेडेन स्टेन को बनाया था, जिसे जील एंड नीलसन ने बाद में मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये हो गया याद। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या चीज है? देखो, अगर ये एक बैक्टीरिया है, इसका एक जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्टैंडर्ड मैगी नूडल की तरह होगा, राउंड सर्कुलर। तो मुझे पहले बताओ कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है और जो न्यूक्लियोइड कहा जाता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए को नॉर्मली, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों दोनों अलग वर्ड्स हैं? न्यूक्लियोइड और डीएनए क्या अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। देखो पहले अगर समझ लो कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का अगर डीएनए है, अगर ये मेरे हाथ में होगा तो ये मेरे हाथ वाला जो स्पेस है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। अगर ये पेन मेरे फोन के ऊपर रहेगा, देख रहे हो आप, तो ये फोन वाले स्पेस को कहेंगे हम लोग न्यूक्लियोइड। यानी कि बैक्टीरिया का जीनोम जिस जगह पे रहता है साइटोप्लाज्म में, उस जगह को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी बैक्टीरिया का एक होता है जेनेटिक मटेरियल और एक होता है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म, मतलब एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक नहीं, और एक होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है इसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्योंकि ये देखो, ये तो सर्वाइविंग के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब एसेंशियल नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए है वो तो है ही सर्वाइविंग के लिए। पर ये जो प्लाज्मिड है ये कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज देता है बैक्टीरिया को। क्या 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 देता है पढ़ेंगे, पर पहले अगर आपका प्लाज्मिड का क्वेश्चन आया तो पहले ये डेफिनेशन लिख देना। ये मैंने ऐसे ही एक किताब से लिया है, जो लिखा है प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular double-stranded DNA molecule that exist in free state in the cytoplasm of bacteria and some yeast। यानी कि देखो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है यानी कि मेन डीएनए का पार्ट नहीं है, सर्कुलर है, गोल गोल बना देना, डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड है तो डबल स्टैंडर्ड ही बनाना है। दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये जुड़ा नहीं होता, ये जुड़ा हो भी सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया में भी मिलता है और कुछ ईस्ट में भी मिलते हैं। जब हम लोग माइकोलॉजी डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग से हो तो इसे हम लोग कहते हैं फ्री प्लाज्मिड। और अगर ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, देखो यहाँ पे जुड़ गया कैसे, तो इसे हम कहेंगे एपिसोम। क्या बोलेंगे? एपिसोम। ठीक है, तो अभी कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताया कि एसेंशियल तो नहीं है, सिंगल या फिर मल्टीपल, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे 2 बनाए हैं, एक भी बना सकते हैं आप। integrate with DNA to form episome and can replicate with along with bacterial chromosome। ये वाला एपिसोम जो है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ ही, जब बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन भी होगा, तब एक साथ ही प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो सकता है। और जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया से बाहर आता है ना, जब ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ये प्लाज्मिड होगा, सॉरी, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, और ये होगा प्लाज्मिड। ठीक है, इसे ठीक कर लेना अगर कोई नोट्स बना रहा है तो, वरना मेरे तो टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो प्लाज्मिड का एलिमिनेशन प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में से, इसे हम लोग कहते हैं क्यूरिंग।
क्या कहते हैं? क्यूरिंग। मेरे साथ बोलो, एपिसोम पढ़ा एक नया टर्मिनोलॉजी और एक पढ़ा क्यूरिंग। एपिसोम क्या होता है? बैक्टीरिया का क्रोमोसोम और प्लाज्मिड अगर जुड़ा हो तो उसे एपिसोम कहते हैं, और क्यूरिंग कहते हैं प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के अंदर से रिलीज हो जाना, एलिमिनेटेड हो जाना। तो ये हम लोग दो तरह की क्यूरिंग होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, और एक होता है हम इंड्यूस करके करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं अपने हेल्प के लिए। आपने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी जगह पे प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, ये तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। मैं वो वाला सेक्शन और ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगी, आपको पता ही है कि प्लाज्मिड के वो PBr 322 था, और उसके साथ क्या क्या था, वो ऐसे कुछ और थे ना, कि वो जो एक वर्ड था एनसीईआरटी में मलयालम करके, जो था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो प्लाज्मिड आके वो BAM-H1 था। वो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो प्लाज्मिड्स होते हैं, तो वो जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैक टू आवर टॉपिक, कि अभी देखिए जो क्यूरिंग होता है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है अपने आप, और इंड्यूस भी होता है। इंड्यूस्ड क्यूरिंग को हम कैसे याद रखेंगे? हम ये याद रखेंगे आर्ट ऑफ इंड्यूसिंग क्यूरिंग। ओके, ऐसे याद रखना, आर्ट ऑफ इंड्यूसिंग क्यूरिंग। तो इंड्यूस टाइप का क्यूरिंग आर्ट से होता है। एक्रिडिन, रेडिएशन, थायमिन, स्टार्वेशन एंड टेम्परेचर, इसे एज इट इज रटना है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी के लिए नहीं चाहिए। पूरे साल पढ़ा होता तो फिर ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती, या फिर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे एमबी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोल दिया बहुत है। ठीक है, चलो अभी फिर भी अगर किसी को ये जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो अभी ये क्लासिफिकेशन देख लो प्लाज्मिड का। पहला हम लोग प्लाज्मिड की जो क्लासिफिकेशन है उसके वेरियस बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक नंबर है कॉन्जुगेशन एबिलिटी, दूसरा है कंपैटिबिलिटी बिटवीन प्लाज्मिड, तीसरा है फंक्शन। एक एक करके समझते हैं। कॉन्जुगेशन एबिलिटी मतलब एक प्लाज्मिड का कॉन्जुगेट करने का एबिलिटी। कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक मोड होता है। ठीक है, तो जो वाले प्लाज्मिड के पास कॉन्जुगेशन की एबिलिटी होती है वही सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड, एक नॉन कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड। ट्रांसफर प्लाज्मिड टू अदर बैक्टीरिया, समझ गए? ये वाला ट्रांसफर नहीं होता, ये वाला ट्रांसफर होता है। इजी। चलो कंपैटिबिलिटी बिटवीन प्लाज्मिड, ये वाला कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया में मल्टीपल प्लाज्मिड रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये मल्टीपल प्लाज्मिड मतलब एक साथ एक बैक्टीरिया में सर्वाइव कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है कॉम्पैटिबल प्लाज्मिड। डिफरेंट प्लाज्मिड कैन एग्जिस्ट इन सिंगल बैक्टीरिया, पर अगर कोई एक वाला एग्जिस्ट ना कर पाए, सर्वाइव ना कर पाए किसी एक के प्रेजेंस में, तो उसे कहते हैं नॉन कॉम्पैटिबल प्लाज्मिड। एज इट इज याद रखना है। हाँ, अभी फंक्शन के बेसिस पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही याद रखना है। ऊपर के वाले भूल जाओ कोई बात नहीं, इसे याद रखना, एग्जाम में यही वाला पूछते हैं। एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एक होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, एक होता है विरुलेंस प्लाज्मिड, एक होता है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के फंक्शन आप सभी को पता होंगे, इतना टाइम से पढ़ रहे हो, इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। फर्टिलिटी प्लाज्मिड में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड होता है, हर एक प्लाज्मिड, ये तो एक डीएनए है, अब ये डीएनए एमआरएनए बनाएगा। अब ये डीएनए एमआरएनए बनाएगा। अब ये एमआरएनए जो है उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये जो हर एक प्लाज्मिड है वो एक जीन को एनकोड करता है। ठीक है, उसमें ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे शायद कोई जीन हो जिससे एक सेक्स पिलाई बनता है। ठीक है, पिलाई में मैंने आपको बताया था कि दिस इज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। अब मैं एक और सेंटेंस याद करवा रही हूँ कि पिलाई इज द ऑर्गन ऑफ एक जेनेटिक मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, यानी कि एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसफर होता है। तो ये वाला जो प्लाज्मिड है वो सेक्स पिलाई के लिए जीन एनकोड करता है। आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया होता है उसका जो कैप्सूल होता है वो भी एक प्लाज्मिड एनकोडेड जीन से बनता है। अब उस जीन का नाम मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलो अब एक और होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एनकोड करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, उन्हें एनकोड करने के लिए ये प्लाज्मिड जीन को तैयार करता है। ओके, और एक होता है विरुलेंस प्लाज्मिड। ये वाला जो विरुलेंस प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया का मतलब क्या बोले, अस्त्र या फिर शस्त्र बोल सकते हो, जिससे कि ये होस्ट को अटैक करेगा। तो इसे अगर होस्ट को अटैक करना है तो सुपर पावर या फिर गॉड कुछ भी बोल लो, उसने ऐसे बनाया है इसको कि ये हीट स्टेबल है। ठीक है,
ये वाला जो प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का अस्त्र या फिर शस्त्र बोल सकते हो, ठीक है। तुम ये वाला जो प्लाज्मिड है वो एनकोड करेगा टॉक्सिन्स को, जो टॉक्सिन या फिर कुछ और भी चीजें होती है जो विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ माइक्रोब के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। वैसे ही एक चीज होता है हीट स्टेबल टॉक्सिन ऑफ ई कोलाई, उसे भी एक प्लाज्मिड एनकोड करता है। ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और एक होता है सिडेरोफोर प्रोडक्शन। अब ये सिडेरोफोर क्या चीज होती है दीदी? देखो, जब एडवर्स कंडीशन में कोई बैक्टीरिया रहता है तो बैक्टीरिया में एक चीज बनती है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट चीज बनती है जो कि आयरन को किलेट करता है। बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए भी आयरन यानी कि Fe बहुत जरूरी है। तो ये सिडेरोफोर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आयरन को एक्यूमुलेट करके रख देते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बैक्टीरिया ग्रो कर सके। समझ आया सिडेरोफोर क्या है? चलो, और एक होता है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। ये वाला बहुत आसान है, यूरियस सिंथेसिस करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये वाला पढ़ा था ना एनसीईआरटी में, याद करो नाइट्रोजन रिलीजिंग जो बैक्टीरिया थे, क्या शायद सुडोमोनास थे या फिर कुछ ऐसे ही कोई और बैक्टीरिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है। और एक और होता है जो कि होता है डाइजेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अभी ये कौन सा है कि कैम्फोर या फिर सैलिसाइलेट ऐसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, पर मेन इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ये तीन याद होने चाहिए, ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। प्लाज्मिड का मैंने आपको बताया कि ये एज ए वेक्टर काम करता है डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि हम यूज करके जीन थेरेपी या फिर प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये जीन थेरेपी वाला वो जो होता है कि आपने एक डिजीज पढ़ा होगा, और ये प्रोटीन प्रोडक्शन वाला आपने पढ़ा होगा कि जो जिनके बॉडी में हमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है, एरिथ्रोपोइटिन, जो जिनमें एनीमिया होता है एरिथ्रोपोइटिन के मतलब डेफिशिएंसी की वजह से, उनमें भी यहाँ से प्रोड्यूस किया गया है। अगर आपको इस प्लाज्मिड के ऊपर ये वेक्टर वाला कंसेप्ट भी समझना है, जो कि हम लोग समझ के ही मेडिकल कॉलेज में आता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी मतलब ऐसा लगे कि भूल गए कि या फिर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहले हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड फ्री भी रह सकता है और जुड़ के भी रह सकता है। जुड़े तो उसे कहते हैं एपिसोम, और अगर फ्री हो तो वो जो प्लाज्मिड होता है वो बाद में भी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से जुड़ सकता है, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। प्लाज्मिड का जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसे क्यूरिंग कहते हैं, जिसे स्पॉन्टेनियस होते हैं। और क्यूरिंग जो कि इंड्यूस्ड होता है वो उसे हम आर्ट कहते हैं। आर्ट बोले तो एक्रिडीन, रेडिएशन, थाइमिडीन, स्टार्वेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कॉन्जुगेशन एबिलिटी, कंपैटिबिलिटी बिटवीन प्लाज्मिड्स एंड फंक्शन के बेसिस पे। ये फंक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। फर्टिलिटी प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, अनविरुलेंस प्लाज्मिड। जिन्हें पास करना है वो इन तीनों को याद रख ले, और जिन्हें ऑनर्स लाना है वो इन पूरे चार्ट को याद रख ले, ठीक है। चलो अभी एप्लीकेशन, ये तो नीट के प्रिपरेशन टाइम से पढ़ते आ रहे हो, जीन थेरेपी, प्रोटीन प्रोडक्शन, वेक्टर इन डीएनए टेक्नोलॉजी से ही हम ये दो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ ये शेयर भी कर देना, ठीक है। क्योंकि ग्रुप स्टडी करोगे तो ही डाउट्स आएंगे, डाउट्स पूछोगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।